लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस caused by microorganisms। तो अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो हैंड रेज कर सकते हैं। अर्पित, आपको कुछ कहना है? नो सर। ओके, तो किसी बच्चे की कोई क्वेरी है इन डिजीज से रिलेटेड? अच्छा, एक और बीमारी है रेबीज, इसके बारे में कौन बच्चा बताएगा? तो कौन सी बीमारी? रेबीज बताओ फलकीरत, रेबीज सुना? रेबीज नाम की बीमारी है, ये भी वायरल डिजीज है। ये कैसे फैलती है कौन बताएगा? विपुल से पूछते हैं। सर कौन सी बीमारी? रेबीज सुना आपने? रेबीज रेबीज नो नहीं सर, सुना? ये सर रेबीज, सर मीजल्स एंड रेबीज वाला डिसीज ना? एक सेकेंड, आप आवाज नहीं पहचान आ रही, कौन बच्चा बोल रहा है? एक सेकेंड रुको। कौन? चलो अभी हैंड रेज करो जो बताएगा रेबीज के बारे में, उसी को मैं अनम्यूट कर दूंगा। पहले बहुत सारे बच्चे अनम्यूटेड थे, अब कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। रेबीज एक वायरल डिजीज है, इसके बारे में कौन बच्चा बताएगा? विपुल से पूछते हैं, बोलो विपुल। सर हाँ बता सकते हो विपुल। यस सर। सर रेबीज एक ऐसी डिसीज है जो एक वायरस है सर, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके सलाइवा से फैलती है। उन एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स दोगे? सर एग्जांपल्स? कौन से एनिमल्स में ज्यादातर चांसेस होते हैं इस वायरस के पाए जाने के? सर बैट्स में होते हैं, मंगूस में होते हैं, रैकून में होते हैं, एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा कॉमन ये डॉग्स में होते हैं। डॉग्स डॉग्स में होते हैं, कैट में, मंकी में आपको रेबीज वायरस मिल जाएगा। हर एक डॉग में ये वायरस नहीं होगा, हर एक मंकी में वायरस नहीं होगा, किसी किसी एनिमल में वायरस मिल सकता है। ज्यादातर जंगल में रहने वाले एनिमल्स में वायरस मिलेगा। तो जिस भी डॉग में या कैट में या मंकी में वायरस होगा तो वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो पागल भी हो जाएगा। पागल होगा तो अटैक भी करेगा आसपास के लोगों पर और दूसरे एनिमल्स पर। तो जिस पर भी अटैक करेगा तो ये वायरस सलाइवा के थ्रू ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी फॉर्चुनेटली हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अगर 2-3 दिन के अंदर रेबीज वायरस की वैक्सीन ले ली जाए तो उस वायरस को किल किया जा सकता है। लेकिन अगर 2-3 दिन से ज्यादा लेट हो गया है तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर तो ये वायरस 100% मार कर ही छोड़ेगा। तो रेबीज वायरस में 2-3 दिन के अंदर अगर आप इंजेक्शन लगवा लेते हो तो बच जाओगे, नहीं 3 दिन के बाद तो 1% चांस भी नहीं है बचने के। तो रेबीज वायरस भी एक वायरल डिजीज है जो कि एनिमल्स की बॉडी में, एनिमल के सलाइवा में रहता है, ज्यादातर जंगली जानवरों में। लेकिन कहीं कभी कभी ये स्ट्रीट डॉग्स में भी आ जाता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग को अगर कोई जंगली डॉग काट ले, कोई जंगली जानवर काट ले, बैट वगैरह, तो भी ये वायरस आ सकता है। तो जब भी कोई एनिमल में वायरस आए तो अब इससे बचने के 2 तरीके हैं। या तो आप एनिमल को वैक्सीन दे दो, अगर पेट एनिमल है आपके घर में, मान लो आप डॉग रखे हुए हो, तो आप अगर उसको वैक्सीन दे देते हो तो 1 साल तक उस डॉग को अगर कोई दूसरा इन्फेक्टेड डॉग काट ले
तो भी उस डॉग के अंदर वो वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वायरस डॉग्स को अगर आप वैक्सीनेट कर देते हो तो 1 साल तक उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, 1-1.5 साल तक। और कोई भी डॉग, इन्फेक्टेड डॉग अगर उसको काट भी ले तो भी वो वायरस वैक्सीनेटेड डॉग की बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर वो पेट डॉग किसी को काट ले तो फिर वो उसके सलाइवा में वायरस ही नहीं होगा। तो सभी डॉग्स के सलाइवा में वायरस नहीं होता है। जिस भी डॉग के सलाइवा में वायरस होगा वो 2-3 हफ्ते से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर आपको कोई डॉग काट ले तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही रेबीज की वैक्सीन ले लेनी चाहिए, जो हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाती है। अगर 3 दिन से ज्यादा लेट हो गए तो बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं। और डेथ तो श्योर है इस रेबीज वायरस में। सबसे ज्यादा फैटल वायरस है ये। वायरस ऐसा है, आपको पानी को देखकर भी डर लगेगा, रोशनी को देख के भी डर लगेगा। लाइट ऑन करते ही आप डर जाओगे, दिमाग से पागल हो जाता है इंसान। और एक चीज और नोट करने की है कि जो रेबीज वायरस है, अगर आज किसी को कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, मंकी ने काट लिया, तो जरूरी नहीं कि उसके सिम्टम्स उसी दिन दिखाई दे। 1 महीना आमतौर से लग जाता है इसके सिम्टम्स नजर आने में, और कई बार तो साल भी लग जाता है, और कई बार तो कई साल बाद वो वायरस अपने सिम्टम्स दिखाता है। तो जो रेबीज वायरस है, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है और वो इन्फेक्टेड था वो डॉग, तो फिर वो रेबीज वायरस उस पर्सन की बॉडी में कई महीने तक इनएक्टिव रह सकता है, और लगभग 1 महीने में वो एक्टिव फॉर्म में होता आ सकता है और अपने सिम्टम्स शो कर सकता है। तो ये भी एक वायरल डिजीज है। बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, 1 बाय 1 मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। सुनील, क्या कहना है आपको? बोलो सुनील। सर मलेरिया की वैक्सीन क्या होगी? मलेरिया की वैक्सीन? मलेरिया की वैक्सीन नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है, मलेरिया इतनी फैटल डिजीज नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप ही इसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। हमें सभी वायरस बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन नहीं चाहिए होती, सिर्फ उन्हीं वायरस बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन चाहिए होती है जिनके लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। मलेरिया से हम खुद ही रिकवर हो जाते हैं थोड़े दिनों में, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। डेंगू है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन 1-2 हफ्ते में फुल रिकवरी हो जाती है। 95% से भी ज्यादा केसेस में कोई खतरा नहीं होता है। तो बहुत सारे वायरस से हमारा शरीर लड़ने में सक्षम है। अब जैसे कॉमन कोल्ड है, रीनो वायरस है, जुकाम का वायरस है, उससे हम 1 महीने में ही रिकवर हो जाते हैं। उसके लिए तो हम कोई वैक्सीन नहीं लेते हैं। जुकाम हो जाए तो आप कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं लोगे, आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाएगी और उस वायरस को किल कर देगी। तो सभी बीमारियों के लिए आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बीमारियों के लिए जरूरत है जिनकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी, जिन वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी इजिली नहीं बना सकती है। यस सर। कीरत का माइक ऑफ है। अच्छा, अभी हर्ष बोलो, क्या कहना है आपको? एक सभी अपने नाम को रीनेम करके अपना एक्चुअल नेम ही लिखें। कई बार आपके मोबाइल का नाम शो होता है गैलेक्सी 123, तो ओप्पो 123, तो डिवाइस नेम को रीनेम करके अपना एक्चुअल नेम ही आप लिखें। हर्ष, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज करके रखते हैं और उनकी कोई क्वेरी भी नहीं होती है। यस सर। विपुल, आप बताओ क्या कहना है आपको?
सर मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। हाँ, ये और सर प्रोटोजोआ विपुल की तो वैक्सीन होती ही नहीं है, ये वायरस विपुल की ने होती है ना। ये विपुल ने कई दिन पहले भी पूछा था व्हाट्सएप पर। तो प्रोटोजोआ के लिए कोई इसके लिए जरूरत भी नहीं है वैक्सीन की। मलेरिया अगर ठीक होगा तो अपने आप ही ठीक होगा। अगर इम्यूनिटी कम है तो आप सर क्या हुआ? अगर इम्यूनिटी कम है तो जुकाम भी आपको किल कर सकता है। तो विपुल, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस। ओके ओके। इसी हम का मलेरिया के बारे में ही डिस्कस करते हैं। प्रोटोजोआ के लिए वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होती और कोई वैक्सीन है भी नहीं है मलेरिया डेंगू के लिए। अपने आप में टाइम पर ठीक होगा। हाँ, इसके सिम्टम्स को कंट्रोल हम कर सकते हैं मेडिसिन की हेल्प से। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में फीवर होता है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है और ग्रो करने लगता है, मल्टीप्लिकेट होने लगता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। और कई बार जो फीवर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। और अगर 104 डिग्री के आसपास फीवर पहुंच जाए तो हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस बंद हो जाते हैं और ब्रेन भी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है। दिमाग पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है अगर टेम्परेचर 104 डिग्री से राइज कर जाए या उसके आसपास हो। तो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आप फीवर की मेडिसिन ले सकते हो। कोई भी पैरासीटामोल आप ले सकते हो। एस्पिरिन से भी वैसे फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन एस्पिरिन सभी को रिकमेंडेड नहीं होती है क्योंकि एस्पिरिन हार्ट ब्लड को थीन कर देती है, प्लेटलेट्स को कम कर देती है। तो पैरासीटामोल सबसे बेस्ट है फीवर को कंट्रोल करने के लिए। और अगर फीवर ज्यादा है तो आप ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रख सकते हो, उससे भी फीवर काफी अमाउंट में कंट्रोल हो जाएगा। तो मॉस्किटो को ग्रो करने से आप रोक सकते हो। कहीं भी अगर पानी खड़ा है, जरूरी नहीं कि गंदे पानी में ही मॉस्किटो ग्रो करेंगे, साफ पानी में भी मॉस्किटो ग्रो करते हैं कुछ टाइप के, जैसे कि डेंगू है, वो कभी भी गंदे पानी में ग्रो नहीं करेगा, हमेशा साफ पानी में ग्रो करेगा। तो हमेशा साफ सफाई जितनी रखेंगे उतना ज्यादा आप मलेरिया वायरस से बच पाओगे। फलकीरत की आवाज में दिक्कत रहती है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बीच में कोई क्वेरी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, अगर कोई जेन्युइन क्वेरी है तो। एकांश, आवाज आ रही है आपको? कुछ पूछना है? बोलो एकांश। आवाज आ रही है एकांश? ओके। कांश की आवाज क्लियर नहीं है। कुछ पूछना है कांश? अभिनव, अभिनव पहली बार आज ज्वाइन किया हुआ है। बोलो अभिनव। आज कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। आज कोई भी म्यूट अनम्यूट इजीली नहीं हो पा रहा है।
चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज शायद मैं क्वेरी नहीं ले पाऊँ क्योंकि आज म्यूट अनम्यूट करने में प्रॉब्लम है पीछे से ही। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। इससे पिछले टॉपिक में हमने वो डिजीज डिस्कस की जो ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। अभी हम कुछ डिजीज डिस्कस करेंगे जो अदर एनिमल्स में भी पाई जा सकती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनमें से एक डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स। ये काफी डेंजरस डिजीज है जो कि ह्यूमन में भी मिल सकती है और कैटल में भी ये डिजीज मिल सकती है, और ये होगी एक बैक्टीरिया से। इसका सिम्टम्स क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय अ वायरस। मतलब कि वायरस बैक्टीरिया ना सिर्फ ह्यूमंस को बल्कि एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। सर अब बोलो विपुल। सर क्लासरूम के बुक में लिखा गया था कि जो लोग लाइमस्टोन के फैक्ट्रीज में काम करते हैं सर उन लोगों को ज्यादा खतरा होता है एंथ्रेक्स का। एक बार रिपीट करोगे? सर जो लोग सिल्क के फैक्ट्रीज और वूल्स के फैक्ट्रीज में काम करते हैं सर उन लोगों को एंथ्रेक्स का ज्यादा डर होता है क्या? क्लासरूम के बुक में ऐसा मेंशन किया। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि सिल्क और वूल जो फाइबर है इसमें ये बैक्टीरिया मिलता है। हाँ सर, क्योंकि सर क्लासरूम के बुक में लिखा गया था कि सर जो लोग उस फैक्ट्रीज में काम करते हैं उन लोगों का एंथ्रेक्स से ज्यादा खतरा है। ओके, इसके सिम्टम्स बताओ आप। सर सिम्टम्स नहीं पता। फुट एंड माउथ डिजीज है ये, तो इससे आपकी स्किन खराब हो सकती है। कई बच्चों ने अपने अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं चाइनीज लैंग्वेज में। ये कौन बच्चा है? तो अपना नाम प्रॉपर रखें, अदरवाइज फिर आपको रिमूव होना पड़ेगा। एक बच्चे का नाम HP लैपटॉप है और एक बच्चे ने तो चाइनीज लैंग्वेज में अपना नाम लिखा हुआ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, ना सिर्फ एनिमल्स को। एकांश बोलिए। एकांश का ईयरफोन माइक्रोफोन खराब है। कुछ कहना है एकांश? तो अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. आपने बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के प्लांट्स देखे होंगे जो डिजीज किसी न किसी डिजीज से अफेक्टेड हो जाते हैं। शुगर केन मतलब कि गन्ना तो आपने मोस्ट कॉमनली देखा ही होगा, जो कि रेड हो जाता है रस्ट नाम की डिजीज से। अगर किसी भी प्लांट क्रॉप में कोई डिजीज आ जाती है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगी क्रॉप की, वो कम हो जाएगी। तो जो भी डिजीजेस हैं वो रिड्यूस करेंगी क्रॉप की यील्ड को। तो कुछ एक प्लांट की डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 3-4 डिजीज हैं
जो कि कॉमन है प्लांट्स में, जो बैक्टीरिया या फंगस से फैलती है। तो वीट में भी फंगस से बीमारी फैलती है, जिसको हम रस्ट बोल सकते हैं। रस्ट रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। अभिनव बोलो, क्या कहना है आपको? मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी मेंशन है। कोई डिजीज एयर के थ्रू स्प्रेड होगी, कोई सीड्स के थ्रू, कोई इंसेक्ट्स के थ्रू भी। तो इंसेक्ट्स भी किसी डिजीज के कैरियर हो सकते हैं। अभिनव बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। फूड पॉइजनिंग मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। अगर आप कोई ऐसा खाना खा लेते हो जो कि कंटामिनेटेड है, बैक्टीरिया है उसमें या फंगस है, अगर आप कोई ऐसा खाना खाओगे तो आपके वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में इंफेक्शन फैला सकता है। ज्यादातर बासी खाना जो होता है उसमें बैक्टीरिया काफी क्वांटिटी में ग्रो कर जाते हैं, और अगर आप उसको इनटेक कर लेते हो फिर तो बैक्टीरिया आपके स्टमक में जाके काफी अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने के थ्रू हमारी बॉडी में चला भी जाए तो भी हम कुछ हद तक उससे बच सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में फूड को डाइजेशन के लिए अवेलेबल ही रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। लेकिन अगर काफी ज्यादा क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो फिर एसिड भी कुछ नहीं कर पाएगा, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। इसी को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। और जो फूड पॉइजनिंग है वो बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इससे बहुत ज्यादा इलनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है अगर इन्फेक्शन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर जाए। और काफी टाइम तक वो इन्फेक्शन अगर बॉडी में रहेगा तो उससे डेथ भी हो सकती है। वैसे तो खाना हम लाइफ के लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए खाते हैं, लेकिन कई बार खाना मौत का कारण भी बन सकता है अगर वो कंटामिनेटेड है। मार्केट में स्टॉल्स पर जो फूड अवेलेबल होता है उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कंटामिनेशन के, क्योंकि वो फूड अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनाया जाता है। प्रॉफिट, ग्रीड, इन सभी की वजह से वो फूड खाने में हेल्दी नहीं होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे फूड से बचें। और कुछ तरीके हैं जिससे हम फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचा सकते हैं, या अदर वर्ड्स में कहें कि हम फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। खाने को हम लंबे टाइम तक बिना खराब हुए स्टोर कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ तरीके फूड प्रिजर्वेशन के, क्योंकि इस तरीके से खाने को लंबे टाइम तक बिना खराब हुए रख सकते हैं। एक्चुअली जो भी हमारा खाना है उसके दो दुश्मन हैं, एक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरी है ऑक्सीजन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे खाने को खराब कर देते हैं,
और ऑक्सीजन भी हमारे खाने को खराब कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे खाने को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी फूड के कंटेनर में, जितनी ज्यादा एयर होगी, उतने ज्यादा फूड के जल्दी खराब होने के चांसेस हैं। तो खाने को ऐसे कंटेनर में रखें जो कि एयर टाइट हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। तो ऑक्सीजन से तो आप इस तरीके से बच सकते हो। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचोगे? आपने देखा होगा कि जो स्नैक्स होते हैं जैसे कि लेज, कुरकुरे, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, उनके लिफाफे के अंदर, पैकिंग के अंदर। वो नाइट्रोजन गैस इसलिए होती है क्योंकि अगर सिंपल एयर आप फिल करोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन उन फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज करके खराब कर देंगी। नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन नहीं करती है खाने के साथ, तो आपका खाना बिल्कुल सेफ रहेगा। एयर का कांटेक्ट जितना फूड के साथ होगा, ऑक्सीजन का कांटेक्ट, उतना जल्दी खाना खराब होगा। तो ऑक्सीजन से तो आप बचा लोगे खाने को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाओगे? तो उसके भी कुछ तरीके हैं जो आप सभी को पहले से पता भी होंगे, और कुछ आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में यूज भी करते होंगे। तो उनमें से एक तरीका है केमिकल मेथड। कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। नमक, टेबल सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, सरसों का तेल है, ये कॉमन केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को ग्रो नहीं करने देते। अगर किसी खाने के अंदर नमक या सरसों का तेल डाल दिया जाए तो वो लंबे टाइम तक बिना स्पॉइल हुए स्टोर किया जा सकता है। अचार में आप देखोगे कि अगर सरसों का तेल ज्यादा डाला हुआ है तो वो ज्यादा दिन तक बिना खराब हुए पड़ा रहेगा। अगर सरसों का तेल कम डाला हुआ है तो वो जल्दी खराब हो सकता है। तो केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, फूड आइटम के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करेंगे जो खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देंगे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को ब्रेक लगा देंगे। कुछ एसिड्स भी आप एज प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हो, सिरका वगैरह, जो कि खाने को खराब नहीं होने देगा। पिकल्स के केस में आप देख सकते हो 2-2 साल तक पिकल्स खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं। जो भी अचार, मुरब्बा है, उसमें आपको बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे। जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कुछ हद तक साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं, कुछ हद तक। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स ही यूज करें, उनमें सॉल्ट और एडिबल ऑयल, सरसों का तेल, दूसरे वेजिटेबल ऑयल, वो काफी अच्छे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। फिर आप केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, वो है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। आपने देखा होगा जो सॉस मार्केट में आपको मिलेगी वो 6 महीने साल तक खराब नहीं होती है। अगर आप घर पर टोमेटो सॉस बनाओगे तो 3-4 दिन के बाद ही खराब होनी शुरू हो जाती है, गर्मी में तो और भी जल्दी। तो ये केमिकल्स हैं कुछ जो आपको लगभग हर एक फूड आइटम में मिलेंगे, जो कि आपको पैक्ड मिलती है मार्केट से। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। जैम्स में आपको मिलेंगी, स्क्वैशेस जैसे रूह अफ़ज़ा है, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सॉसेस में बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो खाने को 6 महीने साल तक बचा के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अगर आप मीट या फिश को कवर कर देते हो ड्राई सॉल्ट से तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सकती है या कम हो सकती है। आंवला की कैंडीज आपने देखी होगी,
उन पर साल्ट लगा होता है। साल्ट लगी हुई कैंडीज ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सकती है। तो साल्ट भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। शुगर भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। जिस चीज के अंदर शुगर होगी वो थोड़ा लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। तो बहुत सारी मीठी चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल जिनके अंदर शुगर काफी ज्यादा क्वांटिटी में, काफी ज्यादा अमाउंट में ऐड होती है। तो शुगर को ऐड करने का रीजन ये भी है कि उससे आपकी जो मिठाई है या फिर कोई भी फूड आइटम है वो प्रिजर्व रहे। Sugar reduces the moisture content from the in the food item. एक चीज का आपको ध्यान रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए मॉइस्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो करने की स्पीड होगी। अगर आप किसी फूड आइटम में से मॉइस्चर को निकाल देते हो, पानी को निकाल देते हो, तो लंबे टाइम तक वो प्रिजर्व रहेगा, लंबे टाइम तक वो बिना खराब हुए कंज्यूम किया जा सकता है। जैसे कि आप किशमिश देखते हो जो कि अंगूरों से बनती है। अंगूर जनरली 4-5 दिन में खराब हो जाते हैं, लेकिन जब उनको आप धूप में ड्राई कर लेते हो, उनका सारा मॉइस्चर इवेपोरेट कर देते हो, सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो फिर वो किशमिश काफी लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका मॉइस्चर उड़ाकर, मॉइस्चर को इवेपोरेट करके आप उनको लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सकते हो। तो आपने बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी देखी होंगी जिनको धूप में रख देते हैं ताकि वो धूप में उनका पानी सूख जाए। अगर पानी सूख गया, मॉइस्चर खत्म हो गया, तो बैक्टीरिया भी इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप शुगर ऐड कर दो, शुगर वाटर को रिप्लेस कर देगा, तो शुगर में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो शुगर को ऐड करने से शुगर वाटर को रिप्लेस कर देता है और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाएगी। फिर अगला तरीका है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। बहुत सारे रिपीटेड पॉइंट्स भी हैं। ऑयल वाला पॉइंट हमने अभी डिस्कस भी किया था। विनेगर वाला, विनेगर एसिड है, सिरका बोलते हैं जिसको। तो ये भी प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली विनेगर जो है वो बैक्टीरिया को किल भी कर देता है कुछ अमाउंट में, कुछ हद तक। फिर नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया किल हो जाता है और कोल्ड टेम्परेचर पर बैक्टीरिया या वायरस इतना इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप फूड आइटम्स को का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, जैसे कि मिल्क है, अगर आप उसको बॉईल कर देते हो तो उसका बैक्टीरिया काफी मात्रा में किल हो जाता है। एक प्रोसेस है जिसको हम पेस्चराइजेशन बोलते हैं। इसमें मिल्क को काफी हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं जिससे उसके अंदर के बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फिर उनको पैक करके काफी लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। मार्केट में जो आपको थैली में दूध मिलेगा बैग, प्लास्टिक बैग में, वो पेस्चराइजेशन की प्रोसेस से निकला हुआ होता है। उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होते हैं वो हाई टेम्परेचर की हेल्प से किल कर दिए जाते हैं। आप घरों पर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज करते हो, वो भी इसलिए क्योंकि लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया इतनी आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जो कि लगभग हर एक घर में डेली यूज होता है। फिर स्टोरेज एंड पैकिंग। तो जितना आप एयर टाइट कंटेनर में फूड आइटम को रखोगे उतना, मतलब कि जितना मॉइस्चर कम होगा उतना ज्यादा
शेल्फ लाइफ होगी खाने की, उतना ज्यादा खाना आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में आप ऑक्सीजन से भी बचा सकते हो खाने को और मॉइस्चर से भी, क्योंकि ज्यादातर वायरस बैक्टीरिया मॉइस्चर के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, मॉइस्चर में ही सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो।